नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए लगातार दूसरे दिन भी अच्छी खबर रही। 7.2% जीडीपी ग्रोथ के बाद मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड उछाल। वैश्विक मंदी के इस दौर में उम्मीद से बेहतर होती भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। न्यूज नाइट में होगी चर्चा, जानेंगे भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता में क्या रहे अहम मुद्दे। साथ ही नजर होगी मणिपुर में सरकार के शांति प्रयासों पर भी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। पीएम मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा। दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं का सामना करने के लिए साझा प्रयास करने पर सहमति। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को बताया हित, कहा रिश्तों को हिमालय जितना ऊंचा ले जाएंगे। पीएम मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच विभिन्न परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग व उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। भारतीय रेलवे की कार्गो सेवा भतनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के बीच हुई शुरू। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश करेंगे सीमा और अन्य सभी मुद्दों का समाधान। दोनों देशों में दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौता। मणिपुर के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए कई कदमों का किया ऐलान। हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग और सीबीआई जांच का ऐलान। पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा। हिंसा में लिप्त लोगों और संगठनों को दी चेतावनी। कहा, समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और अच्छी खबर। जीएसटी संग्रह मई में 1,57,090 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 12% का इजाफा। लगातार 14वें महीने मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक। जीएसटी की स्थापना के बाद से 5वीं बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार। लगातार मजबूत हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था। देश में विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई मई में 31 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा। अक्टूबर 2020 के बाद से इस क्षेत्र में सबसे मजबूत सुधार। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भी बढ़ रहा भरोसा। मॉर्गन स्टैनली के बाद जेपी मॉर्गन ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना की। भारत की वार्षिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर किया 5.5%। जीडीपी के आंकड़ों के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर करारा हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जीडीपी आंकड़ों ने खोली नफरत के बाजार के झूठ की पोल। भारत की विकास यात्रा के खिलाफ निराशावाद, घृणा और अविश्वास का बाजार फैलाने का लगाया आरोप। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, राहुल को नहीं पच रही भारत की विकास यात्रा की तारीफ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पूरे हुए 3 साल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी की योजना की उपलब्धियों से जुड़ी एक पुस्तिका। योजना की आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी से जुड़ा मोबाइल ऐप भी हुआ लॉन्च। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ किया संवाद। मलेशिया ओपन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला जल। लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, लेकिन सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मिली निराशा। चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक पर पूरे विश्व की नजरें रही। भारत और नेपाल की दोस्ती के लिए आज बेहद अहम दिन रहा। भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए दोनों देशों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं और हालात की समीक्षा कर रहे हैं। दौरे के बाद गुरुवार को अमित शाह और आइए एक बार फिर आपको हम बताते हैं कि किस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा बेहद अहम है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत दौरे पर हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय व प्रतिनिधिमंडल स्तर की मुलाकात की। व्यापार और ऊर्जा सहित दूसरे क्षेत्रों में कुल 7 समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2014 के बाद दोनों देशों के संबंध हिट फॉर्मूले यानी हाईवे, आईवे और ट्रांसवे पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल के साथ ट्रांजिट एग्रीमेंट के अलावा एक बिजली व्यापार समझौता भी हुआ, जिसके तहत आने वाले 10 साल में भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर बैरियर नहीं बनेंगे और द्विपक्षीय संबंध हिमालय की तरह ऊंचाई छुएंगे। भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और नेपाल के बीच विभिन्न परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग व उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसमें भारतीय रेलवे की कार्गो सेवा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के बीच की शुरुआत हुई। रूपाई डीहा, नेपालगंज और सुनोली भैराहवा के बीच एकीकृत जांच चौकी का भी उद्घाटन किया गया। वहीं संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बेहद मजबूत हैं। इसे और मजबूती देने के लिए दोनों देश सहमत हैं। पीएम ने रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को साझा मूल्यों पर आधारित एक अटूट बंधन करार दिया। The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding and cooperation. भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत नेपाल के शीर्ष नेताओं के बीच भविष्य की साझेदारी को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा सहयोग व अन्य मामलों को भी शामिल किया गया। All broad level issues and specific issues of air connectivity between the two countries is a positive frame of reference, and in that frame the technical experts will now sit down, look at each of the proposals which are there on the table and would proceed forward to make appropriate decisions. नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने सुबह के वक्त राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 3 जून तक भारत की यात्रा पर हैं। वे इस दौरान उज्जैन और इंदौर की यात्रा भी करेंगे। चाहे वो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, नए रेल रूट्स खोलना, वाटरवेज खोलना, नई पेट्रोलियम पाइपलाइंस दोनों देशों के बीच में बिछाना, इन सभी मुद्दों पर, यहां तक कि जटिल मुद्दे जैसे सीमा विवाद को सुलझाना, इन सभी मुद्दों पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कह डाला कि इस मैत्री, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते को हिमालय जैसी बुलंदी देने का वक्त आ गया है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर मणिपुर की। मणिपुर के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में शांति स्थापित करने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है। उन्होंने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग और सीबीआई जांच का ऐलान किया, तो वहीं साथ ही पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा भी की।
अमित शाह ने हिंसा में लिप्त लोगों और संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं और हालात की समीक्षा कर रहे हैं। दौरे के बाद गुरुवार को अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शांति बहाली के कई कदमों का ऐलान किया। शाह ने मणिपुर हिंसा के लिए न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस इस आयोग का नेतृत्व करेंगे। साथ ही राज्यपाल की अगुवाई में शांति समिति बनाने की भी घोषणा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने राज्य के लोगों को निष्पक्ष जांच और अपराधियों को दंडित करने का आश्वासन दिया। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी, जिसमें सभी का समावेश होगा। उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत म्यांमार सीमा मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सीबीआई मणिपुर हिंसा के पीछे आपराधिक और सामान्य साजिशों की जांच करेगी। मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। हिंसा की घटनाओं के विषय पर गृह मंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही एक राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा भी की। हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार की ओर से दिए जाएंगे। ये राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। केंद्र की ओर से राज्य को दी जा रही मदद के बारे में शाह ने कहा कि अनाज, गैस, पेट्रोल और सब्जियों की भी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। 30 मीट्रिक टन नियत कोटा से अतिरिक्त चावल भेजे गए हैं। 15 पेट्रोल पंप दिन रात खुले रहेंगे। रेल सेवा 2-3 दिन में बहाल हो जाएगी। केंद्र सरकार ने हिंसा के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए मणिपुर को 20 डॉक्टरों सहित चिकित्सा विशेषज्ञों की 8 टीमें प्रदान की हैं। 5 टीमें पहले ही यहां पहुंच चुकी हैं और 3 अन्य रास्ते में हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा और शिक्षा में मणिपुर के विद्यार्थियों को कोई व्यवधान न हो, इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने हिंसा में लिप्त लोगों और संगठनों को चेतावनी दी है कि समझौते की शर्तों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में जारी संकट का समाधान संवाद को बताते हुए कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों से मुलाकात की है। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। साथ ही अस्थायी कैंपों का भी दौरा किया है। नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बैठक की है। महिला प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ भी शांति स्थापना के लिए चर्चा हुई है। 11 राजनीतिक दलों और खिलाड़ियों के साथ भी बैठक हुई है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील भी की। इम्फाल से ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश की रिपोर्ट। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए।
इनमें विटामिन्स और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़े कदम का ऐलान करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी गई थी। इस फैसले का चौतरफा स्वागत हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि किसान को फायदा तो होगा ही, साथ ही खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी गई। देश में सालाना करीब 3,100 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, लेकिन मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में करीब आधा अन्न ही रखा जा सकता है। सरकार ने इसी कमी को पूरा करने के लिए ही ये योजना शुरू की, जिसके तहत करीब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। किसानों को कई बार भंडारण न मिलने की वजह से अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था, अब वह भी नहीं करना होगा। सरकार की इस योजना से किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। फसल के उपरांत जो उसके उत्पादन का नुकसान भंडारण की कमी के कारण हो जाता है या भंडारण की कमी के कारण उसको अपना उत्पादन सस्ते दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस परियोजना से उसका ये बचाव होगा, उसे उचित मूल्य मिल सकेगा, जब चाहे तब बेच सकेगा और वो फसल के उपरांत जो नुकसान भुगतता था उससे अपने आप को बचा सकेगा। इस योजना की मदद से भंडारण की कमी की वजह से जो अनाज की बर्बादी होती थी वह भी रुकेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी इस योजना से काफी फायदा होगा। केंद्र की इस नई योजना से किसान बेहद खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। सरकार की यह योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन होने वाला है। इस योजना का प्रोफेशनल तरीके से समयबद्ध और एक रूपता के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में एक पायलट परियोजना चलाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट इस योजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जिसे इस योजना के देशव्यापी कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा। जब ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न रखा हुआ है तो अभी सामान्य तौर पर गोदाम दूर दूर जगह है, खरीदते गांव से हैं, लेकिन वहाँ गोदाम पर ले जाके रखना, फिर वहाँ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न लेके दुकान तक पहुँचाना, इसमें बड़ा ट्रांसपोर्टेशन खर्च इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अगर गांव में ही अन्न रखा हुआ है, खाद्यान्न रखा हुआ है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय सुनिश्चित कर सकता है कि इस गांव या आसपास के क्षेत्र की जो आवश्यकता है 5 किलोमीटर तक की, वो इसी गोदाम से पूर्ति की जाएगी। तो जो हम 500 या 300 किलोमीटर का भाड़ा देते थे, उससे 5-10 किलोमीटर के भाड़े में ही यह आसानी से खाद्यान्न आम गरीब आदमी तक पहुंच सकता है। स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता बनने से खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करके फसलों की बहुत कम मूल्य पर आकस्मिक बिक्री रुकेगी और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे खरीद केंद्रों तक और फिर वेयर हाउस से उचित दर दुकानों तक खाद्यान्नों के परिवहन में होने वाले व्यय में भारी कमी आएगी। रजनीश त्रिपाठी और निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना की उपलब्धियों से जुड़ी एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही योजना की आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी से जुड़े एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लाभार्थियों से बात भी की।
साल 2020 में जब पूरा विश्व कोरोना की मार से त्रस्त था, उस दौर में केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए वरदान से कम नहीं थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये एक ऐसी योजना है जिसने देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को मुश्किल समय में दोबारा जिंदगी शुरू करने का हौसला दिया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम स्वनिधि योजना की 3 साल की यात्रा का जश्न मनाया। इस दौरान आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में योजना की उपलब्धियों और पहलों पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के संबंध में स्ट्रीट वेंडर्स को अलग अलग जानकारी प्रदान करने के लिए एक पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इसके अलावा पीएम स्वनिधि पोर्टल पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उद्यम पंजीकरण और उद्यम असिस्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME की मदद से शुरू की गई। Slowly the economic activity resumed. Now this was a sector, they are completely informal, they are at the receiving end of local authorities who harass them. So today I was delighted to listen to the real life experiences of those beneficiaries who have borrowed first 10,000 rupees and 20 and 50,000, and if they pay them back on time, virtually interest free. Not only interest free, but look at the dignity that has come with it. Many of them also told us that they became beneficiaries of other government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, etc. So I think it's a unique scheme. It is one of the fastest rolled out schemes of the government, and it's a scheme which is still work in progress. सरकार इस योजना के तहत रोजगार की शुरुआत के लिए बिना किसी गारंटी के लोन देती है, जिसका लाभ अब तक देश के कोने कोने के रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार उठा चुके हैं। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस दौरान योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। अलग अलग लाभार्थियों ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। वाराणसी में बेला पापड़ समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुद्ध देसी घी मेवा युक्त लड्डू बनाने का काम शुरू किया था। 10 महिलाओं से शुरू हुए समूह ने सन 2018 में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और शुद्धता की बदौलत आज इस महिला समूह का कार्य लगभग 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ गया है और इस समूह में लगभग 30 की संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं। पहले 10,000 मिला था, फिर हमने वो पैसा भर दिया, उसके बाद हमने 20,000 का और हमको मिल गया है। उस समय तो स्थिति ये थी कि हम लोग का काम चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत बांधा, महिलाओं ने साथ दिया, काम आगे गया। आज महिलाएं 10 से 30 महिलाएं हो गई हैं। हम तो जब तक समूह बना, हम समूह के सचिव हैं और आज हमको 5 साल काम करते यहाँ हो गया। महीने में हम लोग 15 से 20,000 का काम इस 2 साल से कर ले रहे हैं। बहुत खुशी से, बाबा के नाम से बहुत खुशी हमारा परिवार चल रहा है। मैं घंटा का भी चूड़ी का ढेर लगाता हूँ। लॉकडाउन में मेरी स्थिति खराब होने के कारण स्वर्ण निधि से मुझे 10,000 का पेमेंट मिला। इस योजना ने कोरोना काल में प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने का अधिकार दिया। योजना ने वित्तीय समावेशन और स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्यधारा में लाने के लिए कई उपलब्धियां हासिल की। महामारी के बीच शुरू की गई इस योजना ने देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। महामारी के बीच शुरू की गई इस योजना ने देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। अमेरिका के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है। भारत आज एशिया और ग्लोबल ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 1 दशक से कम समय में बदल गया है। पिछले 1 दशक से कम समय में भारत ने दुनिया की व्यवस्था में स्थान बना लिया है।
मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के पद संभालने के बाद 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का जिक्र किया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की है। अपनी रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 10 साल की छोटी अवधि में भारत ने मैक्रो और मार्केट आउटलुक में पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ग्लोबल ऑर्डर में स्थान हासिल किया है। इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक्स हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस कम अ डेकेड नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आने वाले समय में एशियाई देशों में प्रमुख लीडर के रूप में उभरेगा। रिपोर्ट में पिछले 25 वर्षों में टॉप का प्रदर्शन करने वाले भारतीय शेयर बाजार का भी बचाव किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की इक्विटी वैल्यूएशन बहुत समृद्ध है और पिछले 10 वर्षों में भारत में 10 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि 2014 के बाद से भारत ने कई नीतिगत बदलाव किए हैं, जिसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। रिपोर्ट के अनुसार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से जो 10 बड़े नीतिगत बदलाव आए हैं वो इस प्रकार हैं। सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, डिजिटलाइजिंग सोशल ट्रांसफॉर्म्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एफडीआई पर फोकस, इंडिया 401k मूवमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट को गवर्नमेंट सपोर्ट और हाई एमएनसी सेंटिमेंट। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत का जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में डिजिटल लेन देन में जोरदार इजाफा हुआ है और इसने आर्थिक विकास को फायदा पहुंचाया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत इस दशक के अंत तक वैश्विक विकास का 5वां हिस्सा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी और उत्पादकता वृद्धि के अंतर भारत के पक्ष में होंगे। इन नीतिगत बदलावों का भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार पर पड़ने वाले 10 प्रभाव। जीडीपी प्रतिशत के तौर पर विनिर्माण और कैपेक्स में लगातार वृद्धि, निर्यात बाजार में हिस्सेदारी दोगुनी होगी, खपत बास्केट में बड़े बदलाव होंगे, मुद्रास्फीति में अस्थिरता कम होगी, कम ब्याज दर साइकिल, चालू खाता घाटे में आसान ट्रेंड, बढ़े जीडीपी की वजह से मुनाफे में उछाल होगा, तेल की कीमतों में कमी होगी, यूएस में मंदी का कम प्रभाव पड़ेगा, वैल्यूएशन में री रेटिंग होगी, ईएम के लिए भारत का बीटा 0.6 तक गिरेगा। हालांकि इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने भविष्य में आने वाले कुछ जोखिमों का जिक्र भी किया गया है। ग्लोबल मंदी, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का खंडित जनादेश, आपूर्ति की कमी के कारण कमोडिटी की कीमतों में तेज वृद्धि और स्किल्ड लेबर सप्लाई में कमी जैसी चीजें भारतीय इकोनॉमी के लिए जोखिम बन सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत तेजी से मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन घरेलू सियासत में इस पर जोरदार सियासत जारी है। राहुल गांधी देश से विदेश तक अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के नफरत के बाजार को जीडीपी की रिपोर्ट ने खत्म कर दिया है। एक ओर देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन बुधवार को आए जीडीपी के आंकड़ों ने राहुल गांधी के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 7.2% बढ़ने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जो कहा गया है उससे स्पष्ट है कि इस साल भी भारत की विकास दर विश्व में सबसे ज्यादा होगी। जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई उसमें भी भारत के बारे में जो कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया है, 7.2% की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भारत में उम्मीद रखती है, दे हैव अ होप इन इंडिया। वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी आपके नफरत के बाजार को जीडीपी की रिपोर्ट ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी भारत की विकास यात्रा के खिलाफ
आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं, अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के एक पुराने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि इसमें राहुल आरबीआई के पूर्व गवर्नर के साथ बातचीत के दौरान दावा कर रहे थे कि भारत का निर्यात धीमा हो रहा है। बीजेपी ने राहुल और राजन दोनों पर निशाना साधा और कहा कि यूपीए के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी, लेकिन मोदी सरकार में यह तेजी से आगे बढ़ रही है। यूपीए सरकार में भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, याद है ना आपको? ये भी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बोलते थे। और आज भारत की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी है, इंग्लैंड के आगे बढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है? और ये कोई 10 पॉइंट सिर्फ 1-2 के नहीं है। टैक्स रिफॉर्म, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, फ्रॉम रोड्स टू ब्रॉडबैंड टू रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर्मल इकोनॉमी, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी डिस्पाइट राहुल गांधी प्रोपेगेंडा, रियल एस्टेट रिफॉर्म, डीबीटी मॉडल और बैंकिंग इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स, ये सारी बातें, फोकस ऑन एफडीआई वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है। जो लंदन में कहा, सिंगापुर में कहा, जर्मनी में कहा, वही अमेरिका में कह रहे हैं। राहुल गांधी को देश न सुनता है और न सुनेगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जून के पहले ही दिन अर्थव्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर आई और अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े जानने के लिए कई बार पीएमआई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा नाम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से बाजार की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। मई महीने में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 31 महीने के ऊपरी स्तर पर है। इससे पहले 7.2% की विकास दर ने भी अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति को देश के सामने रखा। अमृतकाल में देश की विकास गति ने दुनिया के अर्थशास्त्रियों को आश्चर्य में डाल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी के बाद विकराल स्थिति ने जहां दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को हिलाकर रख दिया, तो वहीं भारत अब भी तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसकी पुष्टि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से भी होती है, जिसने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में 6.1% की वृद्धि दर्ज की है। दुनिया के सभी जो देश थे उनकी विकास दर धीमी गति से चली और अभी लगता है कि काफी सारे देश अब रिसेशन में भी चले जाएंगे। तो इस परिस्थिति में ये विकास दर मैं कहूँगा कि ये एक सफलता है, जिसके लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मतलब मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। वर्ष 2022 और 23 के दौरान सांख्यिकी मंत्रालय ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.1% रहने का अनुमान लगाया था। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने इस अवधि के दौरान वृद्धि दर 5.5% रहने की उम्मीद जताई थी। वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 13.1% की दर से बढ़ी है। दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान यह 6.2 और 4.5 की दर से बढ़ी है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत की आर्थिक विकास की तारीफ कर रही हैं। मॉर्गन स्टैनली, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है, उसने अपनी एक भारत के बारे में रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक था हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन अ डिकेड, वो ये कह रहे हैं कि जो आज का भारत है, 2023 का भारत, वो 2013 के भारत से बिल्कुल अलग है, एक नया भारत है। 9 साल पहले जो वातावरण था, जो माहौल था, दुनिया आगे बढ़ रहा था, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था। आज दुनिया स्लो डाउन, रिसेशन और स्टेग्नेशन फेस कर रहा है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे बढ़िया
क्या माहौल हो सकता है? इसका मुख्य कारण नेतृत्व, अच्छा पॉलिसी, ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं देश में विनिर्माण क्षेत्र का PMI मई में 31 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। एक मासिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स अप्रैल में 57.2 से बढ़कर मई में 58.7 हो गया, जो अक्टूबर 2020 की बाद से क्षेत्र के स्वास्थ्य में सबसे मजबूत सुधार का संकेत देता है। PMI से ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे सिस्टम में जो ऑर्डर हैं, हमारे व्यापारियों के नए ऑर्डर जो हैं, वो अभी काफी तेज चल रहे हैं। तो देखेंगे जैसे अभी लेटेस्ट डेटा आया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें PMI का नंबर आया है 58.7, मतलब तो इस 50 के ऊपर 58 बहुत हाँ, अच्छा नंबर। हाँ बहुत अच्छा नंबर है। 50 के ऊपर जो भी नंबर है बहुत अच्छा है, मतलब एक्सपैंड हो रहा है, और ये तो बहुत ही, मैं कहूंगा ये तो काफी तेज नंबर है। वहीं देश की मजबूत आर्थिक स्थिति की पुष्टि उत्पाद एवं संग्रह कर के आंकड़ों से भी होती है। इसके ताजा आंकड़ों के अनुसार मई में GST संग्रह 12% से बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले अप्रैल 2023 में GST राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा था। यह अब तक का कर संग्रह का सर्वाधिक आंकड़ा है। आंकड़ों के अनुसार GST कलेक्शन अप्रैल महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपए का रहा था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च 2023 में देश का GST कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपए का रहा था। वहीं दुनिया की शीर्ष बैंकिंग प्रणाली वाले JP मॉर्गन ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की वार्षिक वृद्धि के अनुमान को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। उन्होंने ये आंकड़े मार्च तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के 6.1% तक पहुंचने की बात किए हैं। देश में तेज गति के विकास की तारीफ औद्योगिक संगठन प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। We are quite happy to look at a more positive outcome. We believe that we can get to a 6.5 to 6.7% growth in 23-24. Right now, India's export is at about 2.1% of global export. And doubling that in the next 8-9 years is something that India has to strive for. And I see no reason why we cannot achieve that with everything that's going on in the service sector, in the manufacturing sector. And that has to be a primary thrust for Government of India and for all of us to try and achieve that number. This is confirming the fact that India will continue to remain one of the fastest growing major economy. This will keep India one of the fastest growing major economy in the world. जो पिछले 2 साल से GDP ग्रोथ हैज एवरेज ओवर 8%। तो अगर हमारे अपना रिकॉर्ड पे देखो या सारी दुनिया के रिकॉर्ड पे देखो, ये काफी रेयर इंस्टेंस है। एक जमाना था जब चीन हर रोज हर साल 9%, 10% ग्रो कर रहा था, अब वो कोई 4% पे आ गया। देश की तेज रफ्तार ने चीन को भी पछाड़ दिया है, जो अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर वैश्विक समुदाय के निशाने पर हमेशा रहा है। आज के समय में हालात ये है कि चीन के कई औद्योगिक संस्थान भारत में निवेश करना चाहते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जून के पहले ही दिन एक बड़ी और अच्छी खबर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी, जो इन आंकड़ों के विश्लेषण के साथ ही अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को आम आदमी को सरल तरीके से समझने में मदद भी करते हैं। पहले शिशिर जी, पहले GDP के आंकड़े आए और अब GST के आंकड़ों के बाद PMI यानी मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.7 पर पहुंच गया है, जो कि 31 महीने में सबसे उच्च स्तर पर है। इन तमाम आंकड़ों पर तो बात करेंगे, लेकिन ये जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं अर्थशास्त्री एक तरफ उद्योग जगत भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहा है। आंकड़ों पर जाएं और एक एक आंकड़ों को लेकर हम बात करें। उससे पहले हम चाहेंगे कि क्या अर्थव्यवस्था आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था आज की तारीख में दिखाई दे रही है? देखिए, बुधवार और गुरुवार को के बीच में अगर हम देखें तो 4 प्रमुख आंकड़े आए। एक चाहे GDP की बात करें, कोर सेक्टर की बात करें, GST की बात करें और PMI मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, और इन सब के बीच में हमें फिस्कल डिफिसिट का भी नंबर मिला, जो ये बताता है कि सरकार का जो संशोधित अनुमान था उससे भी वो कम रहा। इन आंकड़ों में एक आम आदमी क्या ढूंढता है, वो ये देखता है कि क्या उसके लिए कोई बेहतरी हुई है कि नहीं, क्या उसके लिए जिंदगी में सामान जो है खरीदना सस्ता हुआ है कि नहीं, क्या
उसके लिए सामान बाजार में पहुंच पा रहा है कि नहीं। गांव देहात की बात करें तो वहां पर किसान ये देखता है कि उसके उत्पादों की सही कीमत मिल पा रही है कि नहीं, क्योंकि इन आंकड़ों को अर्थशास्त्री एक अलग नजरिए से देखते हैं। आम आदमी इन आंकड़ों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है और इसी को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग उस दिशा में काफी हद तक आगे बढ़े हैं। चलिए शिशिर जी, अब शुरुआत करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई में 58.7 का जो आंकड़ा आया है, जो कि 31 महीने में सबसे उच्च स्तर पर है, क्या मायने हैं, क्या कारण है, किस तरह से आम जनता से जुड़ता ये दिखता है? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये दरअसल सरकार के आंकड़ों के जारी करने के पहले एक एडवांस एस्टिमेट होता है, एक एडवांस नंबर होता है। ये 400 कंपनियों के सर्वे के हिसाब से जारी किया जाता है, जिसको S&P ग्लोबल जारी करता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है पैरामीटर, वो 50 होता है। 50 के नीचे इंडेक्स है तो मतलब कि स्थिति ठीक नहीं है, 50 के ऊपर है तो इंडेक्स अगर है तो बेहतर है। इन आंकड़ों में हम लोग सबसे ज्यादा क्या देखते हैं कि रोजगार के क्या नए मौके बने हैं। इन आंकड़ों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बार आई है कि रोजगार के नए मौके बनने की रफ्तार 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। और यहां पर यही एक अच्छी खबर है जो कि आम आदमी सीधे सीधे अपने आप को उससे जोड़ सकता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना ये हमको चौथी तिमाही के आंकड़ों से ही मिल गया था, क्योंकि चौथी तिमाही की विकास दर जो हमने जीडीपी के आंकड़े बुधवार को देखे थे, उसमें एक बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का था। उसके बाद था कि क्या ये अप्रैल और मई में भी जारी है, तो अप्रैल में भी हमने पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग देखा अच्छा है, मई में और आगे बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि क्या रोजगार के नए मौके बने हैं, क्या नए ऑर्डर बाजार में आए हैं, क्योंकि नया ऑर्डर आएगा तो अर्थव्यवस्था में हम लोग इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल का मतलब होता है कि एक अच्छे से दूसरे अच्छे का होना, कि अगर आपके पास ऑर्डर आएगा, आप कच्चा सामान मांगोगे, आप रोजगार के नए मौके मुहैया कराओगे, आप सामान तैयार कराओगे, रोजगार के नए मौके बनेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा और उससे वो नए सिरे से मांग करेंगे। तो इन आंकड़ों को अगर आप देखें कि क्या वर्चुअस साइकिल क्रिएट कर रहा है, तो जो रोजगार के आंकड़े हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। जी, जिस तरह से आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात की शिशिर जी, एक समय वो भी था, खासकर कोविड के उस दौर से गुजरते हुए जब अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने की सरकार कोशिश कर रही थी, उस दौर में भी हमने देखा कि कई क्षेत्रों में बेहतरी हो रही थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र जो था उस गति से नहीं बढ़ रहा था। तो क्या वो कमियां दूर हुई हैं अब? बिल्कुल हुई है। और देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि चौथी तिमाही में अगर हमने जीडीपी के आंकड़ों में जो बढ़ोतरी देखी, उसमें एक बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग का रहा। देखिए, कृषि और विनिर्माण ये दो बहुत ही अहम है। कृषि इसलिए अहम है क्योंकि 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति उसके ऊपर निर्भर रहती है। विनिर्माण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके मुहैया कराता है। तो अगर आज के समय में हम देख रहे हैं कि विनिर्माण की स्थिति बेहतर हुई है, ये हमने जनवरी से मार्च के दौरान देखा, अप्रैल मई में देखा, तो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि कोविड के बाद जो एक तरीके से मांग को लेकर के प्रश्न चिन्ह बन रहे थे, ये कहा जा रहा था कि विनिर्माण उस गति से नहीं बढ़ रहा जिस गति से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। ये पिछले 5 महीने के आंकड़े कुछ हद तक इस बात के सबूत दे रहे हैं कि स्थिति बेहतर हुई है। जी, कृषि क्षेत्र में एक बड़ा फैसला भी कैबिनेट का किया गया है। कृषि क्षेत्र का आपने जिक्र करा, इसलिए सिर्फ उसका जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी गई है। यह भी आने वाले समय में इसका एक बड़ा असर दिखाई देगा कृषि क्षेत्र में। बिल्कुल, देखिए, आज के दिन में हम लोग एक इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर कृषि की हिस्सेदारी देखिएगा तो 17 से 18% है, जबकि अगर हम आबादी और श्रम शक्ति की बात करते हैं तो वो काफी बड़ा है। तो ये हमेशा से प्रश्न उठता है कि क्या कृषि के उत्पादों का वो मोल नहीं है जो होना चाहिए, और उसमें एक बड़ा जो कहे कारण ये रहा है वो है भंडारण की क्षमता। हमारे देश में लगभग अनाज का उत्पादन 3100 लाख टन के करीब में है, और जो भंडारण क्षमता थी वो सिर्फ और सिर्फ 1400 लाख टन की है, यानी कि 47% जो अनाज का उत्पादन है उसके लिए ही भंडारण क्षमता उपलब्ध हो पाती है। तो जाहिर सी बात है, इसका असर क्या होता है कि अनाज का जो कीमत मिलना चाहिए बाजार की जरूरत के हिसाब से वो नहीं मिल पाता है। किसानों के लिए एक मजबूरी हो जाती है कि वो डिस्ट्रेस सेल करें, और दूसरा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब जो ये 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख टन की भंडारण क्षमता सहकारिता के जरिए जो मुहैया कराने की बात कही गई है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसानों के लिए ये जो
डिस्ट्रेस सेल होता है, यानी कि घबराहट में आकर के बेचना ही बेचना है, वो परिस्थिति नहीं रहेगी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी जो है वो बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। किसानों की एक जो बड़ी चिंता थी उसके समाधान की तरफ सरकार अब बढ़ रही है। दूसरी तरफ शिशिर जी, जो और आंकड़े हैं जिनको लेकर लगातार बात हो रही है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से न सिर्फ बेहतर, लेकिन जब विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से मंदी के दौर से गुजर रही हैं, संकट उनके सामने, उसमें भारत कैसे बेहतर कर रहा है, उसका एक बड़ा एक तरह से उदाहरण जीएसटी के जो आंकड़े हैं वो भी कहे जा रहे हैं। ये किस तरह से एक बदलते माहौल को भी बता रहे हैं और 10 साल में जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 साल में एक बड़ा बदलाव है, क्या उसको दर्शा रही है ये? सबसे पहले अगर हम जीएसटी की बात करें तो जो 1.57 लाख करोड़ रुपए के जो आंकड़े आए हैं, ये आपके मई के महीने में कमाई है, जो कि अप्रैल के महीने वस्तुओं की खपत और सेवाओं के जो इस्तेमाल को लेकर के हुआ है। तो अब 1.5 हमारे लिए एक सामान्य व्यवस्था है और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर जीएसटी की कमाई बढ़ती है तो इसमें बड़ा योगदान राज्यों का भी होता है। तो राज्यों की कमाई बढ़ती है, इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होने के लिए जरूरी है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था में भी उतने ही बड़े पैमाने पर सुधार हो, वरना भारत की विकास दर की हम बात करेंगे लेकिन जीएसटीपी की बात नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता है। दूसरा, जो आपने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का जो जिक्र किया, उसमें तमाम बातें कही गई, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन 9 वर्षों में विकास की जो रफ्तार बढ़ी है उसका माइक्रो लेवल पे क्या असर पड़ा है, यानी कि समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जिंदगी में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये तो तमाम योजनाओं का जिक्र इस रिपोर्ट में बताया गया है। उन तमाम योजनाओं का उद्देश्य क्या है कि समाज के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को विकास का फायदा मिले, और वो मॉर्गन स्टैनली इसी बात की तस्दीक कर रहा है कि वहां तक वो पहुंचा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आज हम सिर्फ विकास की बात ना करें, हम समावेशी विकास की बात करें, और वो कुछ हद तक पूरा होता हुआ दिख रहा है। जी शिशिर जी, कोई राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं आपसे चाहूंगी, लेकिन फिर भी ये कहूंगी कि जो लगातार बेरोजगारी को लेकर सवाल हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल हो रहे हैं, निवेश को लेकर, कंजम्पशन को लेकर, ये सवाल क्या आज ये आंकड़े इन सवालों को ध्वस्त करते हैं, उनका जवाब देते दिखाई देते हैं? देखिए, आंकड़े जो है ना वो आधे गिलास पानी और आधे खाली गिलास की ओर इशारा करते हैं। एक पक्ष जो होता है वो आधे भरे हुए गिलास को इस्तेमाल करता है और एक पक्ष जो है वो आधे खाली गिलास को इस्तेमाल करता है। ये आंकड़ों के साथ एक सबसे बड़ा, कह लीजिए, एक सच्चाई है। तो विपक्ष का काम है कि सरकार की आलोचना करे, और आलोचना करने के लिए वो आंकड़े का वो हिस्सा देखता है जिसे हम कहते हैं गिलास का आधा खाली होना। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि मैं राजनीतिक तौर पर कोई और टिप्पणी कर पाऊं। जी शिशिर जी, जीडीपी को अंत में हम लेंगे। जिस तरह से जीडीपी 7.2 जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अगर हम जेपी मॉर्गन की बात करें तो उसने अपने जो अनुमान लगाया था उसमें अब एक तब्दीली की है। तो ये जो तब्दीली की है वो किस तरह से भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था, और अगर हम तुलना करें विश्व की तमाम और अर्थव्यवस्थाओं से, क्योंकि समय नहीं है कि आंकड़ों का हम जिक्र कर सके, लेकिन आप भी जानते हैं अर्थव्यवस्थाओं की क्या हालत विश्व में इस समय हो रही है, ऐसे में भारत बेहतर कर रहा है, इसके क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं? और सबसे पहली चीज अगर आप देखें कि हम 2021-22 में अगर 9.1, 2022-23 में अगर 7.2 और 2023-24 में अगर 6.5% की बात कर रहे हैं, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। दूसरा, अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात करें, उन देशों के मुकाबले में जो अगर आप विकास की रफ्तार देखेंगे तो वो काफी बेहतर है। और तीसरा, और जो सबसे अहम बात है कि इन विकास के बीच में आप देखेंगे कि यूरोप के कुछ देशों में मंदी आ गई है, अमेरिका में मंदी की सुगबुगाहट है। तो वहां पर हमारे लिए एक चुनौती बड़ी है कि जब बाजार, विश्व बाजार में मंदी है या मंदी की सुगबुगाहट है या धीमापन है, उन परिस्थितियों में हम कैसे काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम तेज से विकास करेंगे, इस पर संदेह नहीं है। बस चुनौती यह है कि वैश्विक जो माहौल है उसमें हम इस रफ्तार को कैसे बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शिशिर जी, जिस सरल तरीके से आपने समझाया और इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए शिशिर जी ने बहुत साफ कहा कि ये आंकड़े सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के नहीं है, बल्कि समावेशी विकास के हैं। यानी कि एक समग्र विकास और सबको साथ लेकर चलने का जो विकास है, ये आंकड़े उसकी तस्दीक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी हमसे चर्चा करने के लिए विस्तार से। और आइए एक नजर डालते हैं व्यापार जगत की कुछ और बड़ी खबरों पर भी।
रबी विपणन मौसम 2023-24 में अब तक गेहूं की बम्पर खरीद हुई है। इसने पिछले वर्ष के 260 लाख मीट्रिक टन की खरीद के आंकड़े को पार कर दिया है। पिछले वर्ष की 188 लाख मीट्रिक टन खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद हुई है। सरकार ने खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है, जिससे 21.27 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। गेहूं की खरीद में प्रमुख योगदान पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने दिया है। भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करता है और वो हाल के वर्षों में अग्रणी नियोक्ता बना है। एफसीआई ने 2020 में श्रेणी 3 के 3,687 अधिकारियों और 2021 में 307 श्रेणी 2 तथा 87 श्रेणी 1 अधिकारियों की भर्ती की। एफएसआई ने 2022 में श्रेणी 2 तथा श्रेणी 3 अधिकारियों के 5,159 पदों का विज्ञापन दिया। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शीघ्र पूरी होगी। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में एक बार फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.31% और निफ्टी 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान फार्मास्यूटिकल, रियलिटी, यूटिलिटी और आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी का रुख बना रहा। दूसरी ओर मेटल, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में गिरावट का रुख बना रहा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन की समय सीमा 15 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल 2023 से योजना के आवेदन लाइव कर दिए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रारंभ किया था। DPIIT प्रत्येक श्रेणी में एक विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देगा। एलन मस्क ने एक बार फिर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के खिताब पर कब्जा कर लिया है। मस्क ने फ्रांस के उद्योगपति बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ा है। एलन मस्क की संपत्ति बढ़कर 192 अरब डॉलर हो चुकी है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की कुल संपत्ति में बुधवार को 1.98 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका का ऋण सीमा संकट फिलहाल टल गया है। बुधवार को अमेरिकी संसद की जनप्रतिनिधि सभा ने ऋण सीमा को बढ़ाने वाला बिल पास कर दिया। तेजी से कर्ज डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे अमेरिका के लिए इससे बचने का यह एक कारगर रास्ता था। अब सबकी नजरें यूएस सीनेट पर टिक गई हैं, क्योंकि बिल को सीनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पेंडोर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ बैठक की। सुश्री पेंडोर के साथ बैठक के दौरान दोनों नेता भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को पूरे उत्साह के साथ मनाने पर सहमत हुए। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। ब्रिक्स, IBSA, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सहयोग के बारे में चर्चा हुई। इन मंचों पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की मजबूत परंपरा रही है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री के साथ आज की बैठक में दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी परिषद के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत तथा सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केप टाउन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री से चर्चा में द्विपक्षीय मामले, ब्रिक्स, G20 और SCO से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों को पुराने तरीके से हल नहीं किया जा सकता। The global environment today demands that we, the BRICS nations, approach key contemporary issues seriously, constructively, and collectively. Our gathering must send out a strong message that the world is multipolar, that it is rebalancing, and that old ways cannot address new situations. We are a symbol of change and must act accordingly. This responsibility is even greater
as we contemplate the devastating after effects of the COVID pandemic, the stresses arising from conflict, and the economic distress of the global South. They underline the deep shortcomings of the current international architecture, which does not reflect today's politics, economics, demographics, or indeed aspirations. थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल में भारत के किरण जॉर्ज ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। किरण ने दूसरे दौर में विश्व के 26वें नंबर के खिलाड़ी चीन के वेंग होंगयांग को 21-11, 21-9 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। पुरुष एकल में युवा स्टार लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य ने अंतिम 16 के मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त चीन के ली शी फेंग को सीधे गेम में 21-17, 21-15 से हराया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज क्या कुछ रहा, जानते हैं इस स्पोर्ट्स रैप के जरिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुष हॉकी में संबलपुर विश्वविद्यालय ने कांस्य पदक जीत लिया है। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में संबलपुर विश्वविद्यालय ने वीबीएसपी यूनिवर्सिटी को 2-1 से हराने में सफलता पाई। वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में अंशुल ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। अंशुल ने कुल 293 किलो भार उठाकर ये स्वर्ण पदक जीता। वहीं नैतिक ने रजत और रविशंकर ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। वेट लिफ्टिंग में ही महिलाओं की 71 किलोग्राम भार वर्ग में एएमयू की बेलमा मानी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। बेलमा ने कुल 181 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं SBBSU की नवदीप कौर ने 179 किलोग्राम भार के साथ रजत और SPP यूनिवर्सिटी की कृप्ति ने 168 किलोग्राम भार के साथ कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। बैडमिंटन में महिला एकल में जेई की जननी ने फाइनल में स्थान बना लिया। उन्होंने सेमीफाइनल में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की तनिष्का को कड़े संघर्ष में 21-17, 18-21, 21-12 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। जूडो में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्नेहा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। स्नेहा ने सेमीफाइनल में जागृति को शिकस्त दी। मुक्केबाजी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तमन्ना ने भी फाइनल में जगह बना ली। तमन्ना ने पंजाब यूनिवर्सिटी की कोमल को हराने में सफलता हासिल की। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। कुछ और देश की बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे तुरंत सुनना जरूरी हो। याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज की थी। वायुसेना का एक किरण प्रशिक्षण विमान कर्नाटक के चामराजनगर के मकाली गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरफोर्स ने घटना की पुष्टि की और बताया कि एक महिला पायलट समेत दोनों पायलट सुरक्षित हैं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 में एसडीआरएफ की 3 बटालियन गठित की गई थी और आज एसडीआरएफ का अपना मुख्यालय है। गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के 10 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इनमें 7 पुलिस की वर्दी में थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 4 विदेशी पिस्टल और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी बम बरामद किए हैं, जिनमें से एक 50 किलो, एक 5 किलो और 8-8 किलो के 2 बम शामिल है। बरामद हुई आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक, राजस्व, खुफिया और सीमा शुल्क निदेशालय द्वारा एक संयुक्त अभियान में लगभग 33 किलोग्राम सोना जब्त किया गया।
तमिलनाडु के मन्नार क्षेत्र की खाड़ी में मछुआरों को 2 नाव से पकड़े गए सोने की कीमत 20.2 करोड़ रुपए है। यह खेप श्रीलंका से भारत में तस्करी कर लाई जा रही थी। धर्मशाला में बौद्धों के 2 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में बौद्ध गुरु दलाई लामा समेत देश भर से काफी संख्या में हजारों बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। इस मौके पर दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत के लोगों की छवि पूरे विश्व में अच्छी मानी जाती है। हमें इस नाम को पूरे विश्व में आगे बढ़ाना है।